दोस्तों, एक कंपनी में विक्रम नाम का लड़का इंजीनियर के पोस्ट पर काम किया करता था। उसी कंपनी के बाहर एक गरीब आदमी चाय की दुकान लगाया करता था। विक्रम को जब भी मौका मिलता उसकी दुकान पर आकर वो चाय पिया करता था। ऐसे ही एक दिन विक्रम उस चाय की दुकान पर बैठा चाय पी रहा था। तभी वहां पर एक लड़की आती है। वो लड़की कोई और नहीं होती है बल्कि उसी गरीब चाय वाले की बेटी होती है। लेकिन उस लड़की की जो खूबसूरती थी, जिसे देखकर विक्रम दीवाना हो जाता है। उसकी खूबसूरती, सादगी उसे पसंद आ जाता है और उसी दिन से विक्रम उस लड़की को चाहने लगता है। अब विक्रम उस लड़की को पाने के लिए हर तरकीबें अपनाने लगता है। आखिर विक्रम ऐसा क्यों करता है? आखिर उसके मन में क्या था? वो ऐसा क्यों करना चाहता था? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गांव सीतापुर से। वहीं पर एक व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ जी दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करते थे। परिवार में उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। बेटी का नाम होता है पूनम, बेटा का नाम होता है आकाश। ऐसे ही उन लोगों का समय आगे की ओर बढ़ रहा था। अब एक दिन की बात है कि रघुनाथ जी जब काम पर से घर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी चूल्हे पर रोटी सेक रही है। वो अपनी पत्नी के पास जाकर बैठ जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या होगा और कैसे होगा। उनकी पत्नी कहती है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? रघुनाथ जी कहते हैं कि बिटिया बड़ी हो गई है, पूनम की शादी भी तो करवानी है और कमाई तो इतनी होती है कि खा पी कर बराबर हो जाता है, कुछ बचा नहीं पाते हैं। बिटिया की शादी कैसे करवाएंगे? क्या बिटिया को कोई दान दहेज नहीं देंगे? अब जो उनकी पत्नी थी वो कहती है कि आप फिक्र क्यों करते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी कहीं पर काम ढूंढ लेती हूँ, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। बस उन दोनों में इतना बातचीत होता है। उसके बाद सभी खाना वगैरह खाकर सो जाते हैं। ऐसा ही 1 हफ्ते का वक्त और गुजर जाता है। अब एक दिन अचानक से उस गाँव में एक सूट बूट वाले व्यक्ति आते हैं जो कि बैग टांगे हुए थे, पैरों में जूता था, एकदम जेंटलमैन की तरह लग रहे थे। वो इंसान कोई और नहीं थे बल्कि रघुनाथ जी के बचपन का दोस्त था जिनका नाम था मदन वर्मा। अब जब रघुनाथ जी काम कर रहे थे गांव में तभी मदन वर्मा उनको देख लेते हैं। अब उसके पास जाते हैं। रघुनाथ जी देखकर बहुत खुश होते हैं। उसी वक्त उसके गले से लिपट जाते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे, बचपन के ही अच्छे दोस्त थे। लेकिन धीरे धीरे जैसा ही समय गुजरा मदन वर्मा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पंजाब के लुधियाना चले गए और वहीं पर काम करने लगे। बस वो कुछ दिनों के लिए अपने गांव आए थे घूमने के लिए। अब दोनों बैठकर बातचीत करते हैं। बातों ही बातों में अब जो मदन वर्मा थे वो रघुनाथ जी से पूछते हैं कि और बता, जिंदगी कैसी चल रही है? उसके बाद वो अपने घर की सारी परेशानी बताते हैं कि क्या करूँ, जो भी कमाता हूँ सब खर्चा हो जाता है, बचाने के लिए तो कुछ रहता ही नहीं है। बिटिया बड़ी हो रही है, उसकी शादी भी करवानी है, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पर। अब मदन वर्मा सलाह देते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ पर इनकम नहीं है तो चल मेरे साथ लुधियाना, वहाँ पर मैं तुझे काम पर लगा दूंगा। भाभी जी भी कुछ काम कर लेगी, बिटिया भी सिलाई कढ़ाई का काम कर लेगी और जो बेटा है वो भी कुछ ना कुछ कर लेगा पढ़ाई के साथ साथ, हर चीज अच्छा हो जाएगा, बस तू मेरे साथ चल। रघुनाथ जी कहते हैं कि ठीक है, घर पे जाकर परिवार से बात करता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें कल बताता हूँ। रघुनाथ जी शाम को घर जाते हैं। घर जाने के बाद अपनी पत्नी से सारी बातें बताते हैं मदन वर्मा के बारे में। अब जो उनकी पत्नी थी वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, अगर गांव छोड़ने में ही हमारी भविष्य है, हमारी बच्चों का भविष्य है तो जाने में क्या बुराई है, चलिए वहीं पर सब कुछ ना कुछ काम कर लेंगे। अब जो रघुनाथ जी थे उसके अगले ही दिन मदन वर्मा से मिलते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम सब जाने को तैयार हैं। अब जो मदन वर्मा थे कहते हैं कि ठीक है, 1 हफ्ते के बाद मैं निकलूंगा, तुम सब भी तैयार रहना। धीरे
धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता है। 1 हफ्ते का वक्त गुजर जाता है। 1 हफ्ते के बाद रघुनाथ जी जो भी जरूरत की सामानें थी सभी पैक करवा लेते हैं। लगभग 2 बोरा उनका सामान होता है, कुछ बैग होते हैं। अपने पूरे परिवार के साथ वो ट्रेन पकड़कर पंजाब के लुधियाना पहुंच जाते हैं। लुधियाना जैसे ही पहुंचते हैं शहर की चकाचौंध देखने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग कभी शहर देखे भी नहीं थे। उन लोगों की जिंदगी हमेशा गांव में ही गुजर रही थी। वो लोग बहुत खुश होते हैं। अब वहां पर जाने के बाद मदन वर्मा एक कंपनी के ही सामने उन लोगों को एक रूम किराए का दिलवा देते हैं। रूम भले ही छोटा था लेकिन अच्छा रूम था। वो लोग वहीं पर रहने लगते हैं। उसके 2-3 दिन गुजरने के बाद अब जो मदन वर्मा थे वो रघुनाथ जी से कहते हैं कि देख यार, ये कंपनी जो है ये बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ पर हजारों मजदूर रोजाना काम करते हैं, बहुत सारे स्टाफ यहाँ पर काम करते हैं। अगर इस कंपनी के बाहर तो एक चाय की दुकान खोल लिया ना तो बहुत अच्छा चलेगा। रघुनाथ जी कहते हैं कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में दुकान नहीं किया है, मैं कैसे करूंगा, मुझे तो तरीका भी नहीं पता है और एक्सपीरियंस भी नहीं है। अब मदन वर्मा कहते हैं कि देख, तू बातें बहुत अच्छा कर लेता है, तुझसे कोई भी बात करेगा तो वो तेरा दीवाना हो जाएगा, तेरे सामने आकर बैठने लगेगा, क्योंकि तेरी आवाज़ बहुत मीठी है। तेरा जो बात करने का तरीका है वो तो मुझे अच्छा लगता ही है, लेकिन सबको अच्छा लगेगा, बस इसीलिए कह रहा हूँ। और चाय की दुकान को चलाने के लिए इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं हो सकता। अब उसकी बातों को सुनने के बाद रघुनाथ जी हाँ कह देते हैं। मदन वर्मा उनकी बहुत मदद करते हैं चाय की टपरी बनाने में। वहाँ पर छोटा सा झोपड़ी बनवा देते हैं, जो भी सामान वगैरह लगता सब कुछ दिलवा देते हैं। अब वो चाय की दुकान खोलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो 4, 5, 6 आते कस्टमर, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही समय गुजरता चला जाता है उनकी जो चाय की दुकान होती है वो जम जाती है। अब वो रोजाना सुबह चले जाते चाय की दुकान लगाने के लिए। जैसे ही दोपहर का वक्त होता उनकी जो बेटी थी पूनम टिफिन लेकर पहुंच जाती अपने पिता का। खाना का टिफिन होता वो लेकर पहुंच जाती, पिता को खाना खाने के लिए कहती और खुद वहां पर साफ सफाई कर देती। कोने में जाकर साफ सफाई करने के बाद फिर वो खाने का टिफिन लेकर अपने घर चली आती। अब इसी तरह से उन लोगों का दिनचर्या शुरू हो गया था। और जो उनका बेटा था आकाश वो पढ़ाई कर रहा था। उनकी पत्नी भी कुछ न कुछ काम कर रही थी, सिलाई बुनाई का काम आस पड़ोस की औरतों के साथ मिलकर वो करने लगी थी। अब धीरे धीरे करके उन सभी की जिंदगी आगे की ओर चल पड़ी थी। अब एक दिन की बात है कि वहां पर एक अनजान लड़का आता है, एकदम हट्टा खाटा हैंडसम, दिखने में लगभग 25 साल की उम्र रही होगी। उसका नाम होता है विक्रम। उसके चेहरे पर उदासी और परेशानी साफ झलक रही थी। वो आकर बैठ जाता है वहां पर और कहता है कि अंकल एक कप चाय दे दीजिए। अब जो रघुनाथ जी थे उनको तो बातें करने की आदत थी। अब वो देखते ही पूछ देते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। अब विक्रम कहता है कि कुछ नहीं अंकल, बस थोड़ा सा परेशान हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो गया है इसी की वजह से। अब रघुनाथ जी ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, कहते हैं कि ये लो चाय पी लो, चाय पीने से तुम्हारा जो मन है हल्का होगा, तुम्हारा सर दर्द कम हो जाएगा। विक्रम मुस्कुराते हुए चाय लेता है और वहीं पर पीने लगता है। अब धीरे धीरे करके दोनों में बातचीत शुरू होती है। अब विक्रम को उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, अपनापन लगने लगता है। अब जब भी वक्त मिलता वो रोजाना उस चाय की दुकान में आता, चाय पीता और घंटों घंटों वो रघुनाथ जी से बातें करता। विक्रम को अब उनकी आदत से लग गई थी, ऐसा लग रहा था कि उन्हीं के परिवार का कोई सदस्य है। अपनापन सा अब उसे लगने लगा था। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता है। अब एक दिन विक्रम दोपहर के वक्त ही वहां पर बैठकर चाय पी रहा था। लंच के बाद वो आया था चाय पीने के लिए। उसी दौरान जो पूनम थी रघुनाथ जी की बेटी, एक साधारण सा कपड़ा पहनी हुई थी, एकदम सिंपल तरीके से हाथ में एक टिफिन था और वो आ रही थी अपने पिता की चाय की दुकान की तरफ। धीरे धीरे पिता की चाय की दुकान पर आ जाती है और अपने पिता से कहती है कि पापा ये लीजिए, आप खाना खा लीजिए, मैं दुकान की साफ सफाई कर देती हूँ। अब जो विक्रम था बार बार वो उसी को देख रहा था। उसको देखकर उसके मन में यह लगता है कि अभी के दौर में इस तरह की लड़कियां भी इस दुनिया में हैं। जिस तरह का मॉडर्न जमाना है, जिस तरह से दुनिया आगे की ओर बढ़ रही है, इस तरह की लड़की मैं पहली बार देख रहा हूँ। विक्रम को बहुत अच्छा लगता है। अब जो उधर पूनम थी दुकान की साफ सफाई करती है। उसके कुछ ही घंटों के बाद उसके पिता भी खाना वगैरह खाकर फ्री हो जाते हैं। पूनम टिफिन लेती है और फिर अपने
घर चली जाती है। जब पूनम घर की तरफ जा रही थी, विक्रम की नज़र सिर्फ पूनम पर ही थी। पूनम ना अपने इर्द गिर्द देखती न सीधे देखती, सिर्फ नजरें नीचे झुका के अपने घर चली जाती है। विक्रम को पूनम बहुत पसंद आ जाती है। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता है। अब एक दिन की बात है कि विक्रम फिर से दोपहर के वक्त बैठा हुआ था चाय की ही दुकान पे। अब वो बहुत परेशान लग रहा था, उनसे बातें भी कर रहा था। रघुनाथ जी कहते हैं कि बेटा ऐसी क्या परेशानी है, जब भी तुम आते हो तो देखता हूँ कि बहुत परेशान लग रहे हो, तुम्हारे चेहरे से साफ परेशानी झलक रही है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहाँ तक कहानी सुन लिया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानी आप सभी के लिए लाती रहूँ। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर रघुनाथ जी पूछते हैं कि बेटा कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं कोई सुझाव दूंगा। हालांकि मैं तुम्हारे हैसियत का नहीं हूँ, लेकिन तजुर्बे में बहुत बड़ा हूँ, मैं तुम्हें ज़रूर सलाह दे सकता हूँ। अब जो विक्रम था वो कहता है कि अंकल क्या बताऊँ, ज़िंदगी में मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशानी में झेल चुका हूँ। उसके बाद विक्रम अपनी सारी कहानी बताने लगता है। विक्रम कहता है कि मेरे परिवार में मेरी माँ है, पिता की मौत पहले ही हो गई, मैं शादीशुदा था, मेरी शादी हो गई थी, लेकिन जिस लड़की से मेरी शादी हुई थी वो लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, देखने में बेहद खूबसूरत थी, मॉडर्न टाइप की लड़की थी। मेरे साथ तो रह रही थी, लेकिन मेरे पीठ पीछे वो मुझे चीट कर रही थी। मेरे गैर मौजूदगी में वो घंटों घंटों दूसरे लड़के से बातें किया करती, और जब मैं पूछता मैं बोलता तो मुझसे झगड़ा लड़ाई करती। अब धीरे धीरे समय ऐसा गुजरता गया, हम दोनों के बीच में अब आए दिन झगड़ा लड़ाई शुरू हो गया था। एक दिन जब मैं ऑफिस के लिए निकला तो रास्ते में मुझे कुछ गुंडों ने घेर लिया, और वो गुंडे मेरी बीवी ने ही भेजा था मुझे मारने के लिए, लेकिन मैं किसी तरह बचकर निकल गया। उसके बाद मेरी पत्नी से जब मैंने कहा तो वो मुझसे तलाक की डिमांड करने लगी, और वो मुझसे तलाक लेकर चली गई दूसरे लड़के के साथ। उसके जाने के बाद मेरी माँ की तबीयत खराब रहने लगी। 6 महीने पहले ही मेरी माँ की भी मौत हो गई है। अब मैं अकेला रह गया हूँ, समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैं दूसरी शादी करने से डरता हूँ, पता नहीं लड़की कैसी मिलेगी, फिर अगर उसी टाइप की लड़की आ गई तो मेरी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी। अब यह सारी बातें सुनने के बाद रघुनाथ जी कहते हैं कि बेटा दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। अब जो विक्रम था वो कहता है कि हाँ अंकल, मुझे भी पता है इस दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं है, लेकिन जब से मैं आपकी इस चाय की दुकान पर आकर बैठता हूँ मेरा मन हल्का हो जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सबसे अच्छा तब लगता है जब एक लड़की यहाँ पर आती है, उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में संस्कारी लड़कियाँ भी मौजूद है। अब उसकी इस बात को रघुनाथ जी समझ जाते हैं, वो ये समझ जाते हैं कि वो उनकी बेटी के बारे में ही बातें कर रहे हैं। विक्रम कहता है कि अंकल जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। रघुनाथ जी कहते हैं कि इसमें बुरा लगने की क्या बात है, कहो तुम्हें क्या कहना है। उसके बाद विक्रम कहता है कि ये जो आपकी बेटी आती है उसका नाम क्या है। रघुनाथ जी कहते हैं कि उसका नाम पूनम है, लेकिन तुम पूछ क्यों रहे हो। उसके बाद विक्रम कहता है कि अंकल जी आपकी बेटी बहुत अच्छी है, और जिस टाइप की लड़की मुझे चाहिए उस टाइप की लड़की में आपकी बेटी आती है। वो बहुत संस्कारी है, साधारण है, सिंपल है, आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है, क्या आपकी बेटी का हाथ में मांग सकता हूँ। अब जब रघुनाथ जी इतना सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। रघुनाथ जी कहते हैं कि बेटा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि हम दोनों की हैसियत क्या है, तुम इतने बड़े कंपनी में इंजीनियर के पोस्ट पर हो, महीने का लाखों रुपए कमाते हो, और मैं देखो यहाँ पर चाय की दुकान चलाता हूँ, बहुत गरीब हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊँगा, और हम दोनों की हैसियत इतनी नहीं है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा सकूं। अब जो विक्रम था वो कहता है कि देखिए अंकल आपकी सोच गलत है, मैं ऐसा कभी नहीं सोचता हूं, इसमें हैसियत की क्या बात है, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं आपकी बेटी को पसंद करने लगा हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। उसके बाद रघुनाथ जी कहते हैं कि ठीक है, अगर शादी कर भी लोगे तो समाज वालों से कैसे बचोगे, समाज वाले तो तुम्हें ताना दे दे कर ही मार देंगे, समाज वालों की बातें जानते हो ना कितनी कड़वी होती है। विक्रम कहता है कि कौन समाज कैसा
ऐसा समाज, जब हम बुरे वक्त में होते हैं तो कोई समाज हमारा साथ देने के लिए नहीं आता है। जब मैं बहुत परेशान था, मेरी पत्नी ने मुझे तलाक दिया, तब कोई समाज मेरे पास नहीं आया था और मैं ऐसे समाज की फिक्र नहीं करता। बस आप बताइए कि आपकी क्या राय है। रघुनाथ जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम तो मुझे पसंद हो, लेकिन मैं अपनी बेटी से पूछना चाहता हूँ कि उसकी क्या राय है। मैं कल तुम्हें बताता हूँ उसकी राय क्या होती है। अब जो विक्रम था, जब इतना सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर और बैठता है, उसके बाद कहता है कि ठीक है अंकल, मैं कल आता हूँ आपसे मिलने के लिए, अभी जाता हूँ। उसके बाद विक्रम चला जाता है। धीरे धीरे शाम का वक्त होता है। रघुनाथ जी अपना दुकान बंद करते हैं और घर चले जाते हैं। घर जब वो जाते हैं तो देखते हैं उनका बेटा पढ़ाई कर रहा है, उनकी पत्नी रोटी सेक रही है और उनकी जो बेटी है अपनी माँ की मदद कर रही है। अब रघुनाथ जी अंदर कमरे में चले जाते हैं, अपनी पत्नी को बुलाते हैं और फिर विक्रम के बारे में सारी बातें बताते हैं। अब जो उनकी पत्नी थी वो कहती है कि वही लड़का ना जो रोजाना आपकी दुकान पर आता है और चाय पीता है। रघुनाथ जी कहते हैं कि हाँ वही लड़का है, लड़का बहुत अच्छा है और अपनी बिटिया का हाथ मांग रहा है। अब जो उनकी पत्नी थी वो हैरान हो जाती है और कहती है कि हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी बिटिया के लिए इतना अच्छा रिश्ता आएगा, इतना पढ़ा लिखा नौकरी वाला लड़का मिलेगा, लेकिन बिटिया से पूछना भी तो ज़रूरी है। उसके बाद जो रघुनाथ जी की पत्नी थी अपनी बेटी को अपने पास बुलाती है और हाथ पोंछते हुए कहती है कि बेटा, हमारी जो चाय की दुकान में एक आदमी आता है ना जिसका नाम विक्रम है, वो तुमसे शादी करना चाहता है, वो तुम्हें पसंद करता है, अपनी जीवन साथी बनाना चाहता है। पूनम कहती है कि माँ, मैं किस टाइप की लड़की हूँ ये तो आप सब जानते हैं, और जब मैं रास्ते में बाहर जाती हूँ तो किसी को देखती नहीं हूँ, ना अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, ना किसी से बात करती हूँ। जिस काम के लिए जाती हूँ वो काम करती हूँ और सीधे घर चली आती हूँ। अगर मुझ जैसी लड़की को उन्होंने पसंद किया है, अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो वाकई में वो लड़का बहुत अच्छा होगा, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। इतना कहकर वो चली जाती है रोटी बनाने के लिए। दोनों माता पिता बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे अगला दिन निकलता है। रघुनाथ जी फिर से जाते हैं, अपनी चाय की दुकान लगाते हैं। अब कुछ घंटों के बाद फिर से विक्रम वहां पर आता है, लेकिन उस दिन वो बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश नजर आ रहा था। आकर बैठ जाता है दुकान पर। उसके बाद पूछता है कि अंकल जी, एक कप चाय दीजिए और बताइए कि आपकी बेटी का क्या फैसला है। रघुनाथ जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, मेरी बेटी पूनम को भी तुम पसंद हो, उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी है। अब उस दिन विक्रम बहुत खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है। पहली बार रघुनाथ जी विक्रम को इतना खुश देखते हैं। अब कुछ ही देर के बाद फिर विक्रम कहता है कि ठीक है अंकल, तो अब शादी की तैयारी कर लेनी चाहिए। शादी में ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है, सिंपल तरीके से मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे, बस वहीं पर तारीख फिक्स होती है। और धीरे धीरे करके शादी वाला दिन आ जाता है। दोनों परिवार जाते हैं मंदिर में, साधारण तरीके से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद विक्रम एक कार में अपनी दुल्हन को बैठाकर अपने घर ले जाता है। विक्रम का घर देखने के बाद एकदम से पूनम हैरान हो जाती है, क्योंकि वो घर बहुत ही शानदार था। जैसे ही विक्रम अपने घर में ले जाता है, विक्रम कहता है कि देखो पूनम, इस घर को अब तुम ही संभाल सकती हो, इस घर को संभालने वाला कोई नहीं है। मैं तुम्हें वो दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम मोहताज हो, जो कभी नहीं देखी होगी। अब तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें यहाँ पर रानी बनाकर रखूंगा, बस मेरे भरोसे को बनाए रखना। पूनम कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, कभी मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। अब धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता है। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। उधर पूनम के माता पिता भाई बहुत खुश थे। कुछ वक्त गुजरने के बाद अब जो विक्रम था एक छोटा सा घर खरीद कर अपने सास ससुर को देता है। रघुनाथ जी को कहता है कि अंकल आंटी, अब यह घर आपका है, आप लोग यहाँ पर रहेंगे। रघुनाथ जी कहते हैं कि बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी, अब कुछ महीनों के बाद मेरे बेटे की पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी, उसे भी नौकरी मिल जाएगी, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अब विक्रम कहता है कि जब तक नहीं होता है आप लोग इस घर में रह सकते हैं, और मैं भी तो आपका बेटा हूँ, शादी के बाद मुझे भी माता पिता मिल गया है। अब वो लोग उस घर को ले लेते हैं और वहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता है। पूनम का जो भाई होता है आकाश, उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। विक्रम अपने साले आकाश को उसी कंपनी में नौकरी दिलवा देता है। अब इसी तरह से समय गुजरता
है कुछ साल गुजरने के बाद अब जो आकाश था विक्रम का साला पैसा इकट्ठा करता है और जिस घर को खरीदने में उसने पैसा खर्च किया था सारा पैसा वो अपने जीजा विक्रम को लौटा देता है। विक्रम भी चुपचाप वो पैसा ले लेता है क्योंकि विक्रम को पता था ये लोग कैसे इंसान है, कभी किसी का एहसान नहीं लेंगे। विक्रम चुपचाप पैसा ले लेता है। उसके बाद ऐसा ही समय गुजरता है। कुछ समय गुजरने के बाद अब जो विक्रम का साला था आकाश वो भी अपना एक आलीशान घर खरीद लेता है। आज सभी परिवार एक साथ है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन रघुनाथ जी कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा लड़का मिलेगा, इतने अच्छे घर से रिश्ता आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बेटियां हमेशा नसीब की मोहताज होती है, चाहे बेटी राजा की हो या फिर फकीर या गरीब की हो। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और ज़रा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद गोपालगंज बिहार से, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी उत्तर प्रदेश से, कुलदीप कुमार, मोनू कुशवाहा उत्तर प्रदेश से, मनोज यादव, गुड़िया कुमारी, अबू सैफ अंसारी, अयूब अंसारी उत्तर प्रदेश से, मुकेश कुमार रजक कोटला नई दिल्ली से। दोस्तों अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।